नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो है सुभाष चंद्र बोस। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपकी परीक्षा में प्रश्न लगभग आ ही जाता है इनमें से। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? 1897। और जो मृत्यु है वो कब होती है? 1945 में। हालांकि देखिएगा, मृत्यु को लेकर के आज भी जो है वो कैसी स्थिति है? विवाद की स्थिति है। बहुत सी बातें हैं। कुछ जो सरकार हैं उनके द्वारा, सरकारों के द्वारा कुछ आयोग भी बनाए गए कि इस चीज की जांच करें कि सुभाष चंद्र बोस की वास्तव में मृत्यु उस दुर्घटना में हुई थी या आज भी वो जीवित हैं। तो इस तरह की चीजों को लेकर के तो इनकी मृत्यु जो है वो आज भी विवादास्पद है, जिसपे 100% श्योर कोई नहीं है। तो लेकिन अब जो डेटा अभी तक जो है बुक वगैरह में, तो वो यही है, थोड़ा यही ध्यान में रखिएगा। तो जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897 को। और मृत्यु जो है वो 18 अगस्त 1945 को होती है। जन्म कहाँ हुआ था? कटक जो है, कहाँ? उड़ीसा में। तो कटक में माता का नाम था प्रभावती और पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो अब ये देखिएगा, ये स्टडी के अंदर पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। 1920 में इन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आप आज आईएएस कहते हो। तो 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आईसीएस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था। और 1921 के अंदर जो है वो त्याग पत्र दे देते हैं। क्योंकि देखिएगा, मन जो है वो इनका कैसा था? मन था क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी मन था तो ये, और ठीक है, इनके जो फादर हैं इन्होंने इनको जो है इसके लिए किया कि नहीं ये नौकरी लग जाए, या लेकिन ये लगने के बाद भी जो है इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। और आप देख लीजिए, 1920 में लगते हैं और 1921 में ये त्यागपत्री दे देते हैं। इसके बाद में देखिए, जब 1921 में त्यागपत्र दे देते हैं तो अब इनका राजनीतिक जीवन जो है वो शुरू होता है। ये राजनीतिक गुरु जो बनाते हैं, किसको बनाते हैं? देशबंधु चित्तरंजन दास। तो एक आया हुआ प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनको अपना ये राजनीतिक गुरु बनाते हैं। अब देखिए कैसे कैसे कहा। और इनका देखिए मुख्य कार्य क्षेत्र जो है वो कौन सा रहा, वो थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। कोलकाता जो है वो एक मुख्य कार्य क्षेत्र के रूप में उस समय रहता है। बाद में हालांकि ये बाहर चले गए, यहाँ से कई देशों में जाते हैं, वो सब आगे हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य कार्य क्षेत्र के रूप में है जो ये कोलकाता आते हैं। यहाँ जो है नेतृत्व करते हैं कोलकाता में। तो क्योंकि इनकी बीए की जैसे डिग्री वगैरह है, इन्होंने जो एजुकेशन की थी 1919 में, जो ये ग्रेजुएशन पूरी करते हैं वो भी कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बोस के द्वारा विरोध किया गया। तो कहां नेतृत्व किया था इन्होंने इस विरोध का? कोलकाता में। एक ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने को राष्ट्रीय आपदा कहा। आप जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जब गांधी जी का टॉपिक आएगा तो पूरा वहां गांधी जी का हम पढ़ेंगे वो। तो वहां असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, उसको 1922 में वो वापस ले लेते हैं। तो इस चीज से बहुत से जो युवा थे वो गांधी जी से नाराज हुए थे। जब हमने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वो सब पढ़े, उनमें भी मैंने आपको बताया था कि ये सब गांधी जी से नाखुश होते हैं। इनका लगभग सबका यही मानना था कि हमें आजादी मिलने ही वाली थी, और उसी समय गांधी जी ने आंदोलन जो वापस ले लिया। तो ये राष्ट्रीय आपदा कहते हैं किसको? गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने को। हालांकि एक चीज का आप देखिए, आगे भी हम देखेंगे कि गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे उनमें कोई इस तरह की समानता नहीं थी। दोनों का जो कार्य करने का तरीका था वो भी अलग था। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उन्होंने जापानियों की सहायता से जो फौज
बनाते हैं, वो कैसे क्या हुआ वो वहां देखेंगे। तो वो भारत के अंदर अंग्रेजों को आर्मी के द्वारा, फौज के द्वारा भगाने का प्रयास करेंगे। वहां भी गांधी जी उस चीज का उनका समर्थन नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर, मुसोलिनी जैसे नेता जो हैं उनकी सहायता लेने का प्रयास किया। गांधी जी वहां भी जो है वो उनका समर्थन नहीं करते। तो विचारों के अंदर और जो कार्य करने का तरीका था उनमें हमेशा जो है वो एक मतभेद सा ही रहा। फिर भी दोनों एक दूसरे का सम्मान हमेशा करते थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता का जो संबोधन सबसे पहली बार किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने ही इनको कहा था। तो थोड़ा सा एक आइडियोलॉजी का आपस में जो है वो एक फर्क था, डिफरेंस था। आगे जैसे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हो जाएगा, 1939 का जो अधिवेशन है वहां जाकर के फिर से जो है आपस में मतभेद इसमें हो जाता है, क्योंकि गांधी जी जो अपना कैंडिडेट था उसको बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस उसमें जो है वो विजित हो जाते हैं और अध्यक्ष बनते हैं 1939 के अधिवेशन के। लेकिन बाद में जब इनको पता चलता है कि गांधी जी काफी इस चीज से नाखुश हो गए थे कि मेरा जो उम्मीदवार है ये उसकी हार नहीं, ये मेरी हार है, तो बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है उससे त्यागपत्र दे देते हैं। तो वैचारिक मतभेद जो है वो रहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे का दोनों ने जो है वो हमेशा सम्मान किया। फिर देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित स्वराज्य दल की जो गतिविधियां थी उसमें भी भाग लेते थे। समाचार पत्र था फॉरवर्ड, उसका ये संपादन करते हैं। इसके बाद में और इनके साथ में देखिए और भी कई जो पद हैं, पोस्ट हैं, उन पर ये शुरू में रहते हैं। जैसे जो नेशनल कॉलेज है जिसकी स्थापना सीआर दास ने की थी, उसके हेड के जो पद था यानी प्राचार्य, उसके पद पर रहते हैं। कोलकाता नगर निगम, तो उसके सीईओ के पद पर भी जो है इनको बनाया जाता है 1924 के आसपास। ये अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं। तो इस तरह से शुरू में जो है वो कई जो है ये जो पद पोस्ट पर रहते हैं। और ये बंगाल में जो गतिविधियां थी, राष्ट्रवादी गतिविधियां, इस तरह की गतिविधियों के कारण जो इनको है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और सजा के लिए इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा मांडले जेल, जो कि बर्मा में है, हमने पहले भी मांडले जेल का जिक्र किया है, तो वहां पर इनको भेज देते हैं 1925 से 27 तक। लेकिन चूंकि इनका जो स्वास्थ्य है वो कई बार यहां से दिक्कत रहेगी इनके स्वास्थ्य को लेकर के भी, तो 27 के अंदर टीबी के कारण इनका जो स्वास्थ्य खराब होता है, इनको जल्दी ही रिहा कर देते हैं। इसके बाद में 1929 में एटक का इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। एटक माने AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका अध्यक्ष बनाते हैं नेहरू जी के साथ मिलकर के 1929 में यहां से। और ये जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें इनका आरंभ हो जाता है। तो 1929 से जो पहले है वो गतिविधियां थी राष्ट्रवादी, लेकिन एक नेशनल लेवल के तौर पर सामने नहीं आते हैं। लेकिन यहां से 1929 से नेहरू जी के साथ मिलते हैं और राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आप एक तरह से जो शुरू मान सकते हो, आरंभ मान सकते हो, यहां से 1929 से। तो एटक का अध्यक्ष इनको बनाया जाता है। एटक क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बाद देखिएगा गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, तो उसके दौरान इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन बाद में जो गांधी इरविन समझौता, उसके तहत इन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो ये गांधी इरविन समझौता जो है, ये जब गांधी जी का टॉपिक आएगा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौते को, क्या क्या इसकी मांगे थी इस समझौते के अंतर्गत। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि कौन सा समझौते के अंतर्गत पॉइंट या बिंदु शामिल नहीं था, तो उसके अंतर्गत जो है इनको रिहा कर दिया जाता है। और चूंकि स्वास्थ्य, यहाँ भी एक बड़ा मुद्दा यही था कि इनका स्वास्थ्य जो है वो लगातार खराब होता है। सुभाष चंद्र बोस का जेल में भी इनको रखा गया था इस समय, लेकिन बाद में रिहा कर दिया जाता है। और ये 1931 के बाद जो है वो कहाँ चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। इसके बाद देखिएगा यूरोप लगभग ये 5 साल के आसपास रहते हैं।
37 के लगभग ये वापस आएंगे, 31 के बाद चले जाते हैं। तो ये मान लीजिए कि 31 के बाद 32 में लगभग गए होंगे, 37 के आसपास वापस आते हैं। तो लगभग 5 साल का जो टाइम पीरियड है ये वहां यूरोप में रहते हैं। और यूरोप जाने के जो 32 से 37 के समय ये यूरोप रहेंगे। और यूरोप जाने के कई और भी कारण थे, जैसे जो दुनिया है उनको ये बताना लोगों को कि जो ब्रिटेन है वो वास्तव में कैसा है, उसका असली रूप कैसा है, वो किस तरह से भारतीयों का शोषण कर रहा है। और जो दूसरे कंट्री हैं, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, ये अमेरिका हो, इनको ये बताना कि देखिएगा किस तरह से ये जो है ब्रिटेन है और इसका जो वास्तविक चरित्र है वो सामने आए। और ब्रिटेन पर विदेशी दबाव बनाना और यूथ जो है उसके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाना। तो ये सब चीजें भारत में रह करके संभव नहीं थी, क्योंकि यहां आप जानते हैं कि थोड़ी सी बात होती और अंग्रेज जो है वो पकड़ करके जेल में डाल देते थे। तो ये यूरोप के अंदर देखिएगा जो रोम के अंदर फांसीवादी नेता थे मुसोलिनी, इनसे मुलाकात करते हैं 1935 में। रोम का है, इटली में। तो मुसोलिनी से मुलाकात करते हैं और इनकी जो खुद की पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल, ये इनको भेंट करते हैं। तो द इंडियन जो स्ट्रगल है देखिएगा ये पुस्तक भी 2 भागों में है। पहला जो भाग है वो 1920 से 34 तक का जो भारतीय संघर्ष है वो है। और दूसरा जो भाग है वो उसमें 1934 से लेकर के और 1942 तक का है, जिसका प्रकाशन आगे होगा रोम में। और रोम में जो ये दूसरा भाग जो इसका प्रकाशित होगा उसमें इनका योगदान दिया था लिखने में एमिली के द्वारा, जो कि इनकी बाद में पत्नी बनती है, जिसे इन्होंने विवाह किया था। तो ये जो पहला पार्ट था इस पुस्तक का द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 के बीच का जो समय है उसके बारे में इन्होंने लिखा था। तो वो ये मुसोलिनी को भेंट करते हैं। इसके बाद देखिएगा ये 1937 के पश्चात जो है पुनः भारत आते हैं। और अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, 1938 में और 1939 में। ये 9 लिखा है मैंने आगे, 1939। तो 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन होता है गुजरात में। और जब आप राजस्थान के प्रजामंडल पढ़ते हो तो उस समय इस हरिपुरा अधिवेशन के बारे में पढ़ा जाता है कि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसी हरिपुरा अधिवेशन से रियासतों के अंदर प्रजामंडल आंदोलन चलाने की अनुमति दी गई थी कि जो रियासतों के जो स्थानीय नेता हैं वो अपने अपनी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन चलाएं, कांग्रेस उनका पूरा सपोर्ट करेगी। और आप तभी देखते हैं कि राजस्थान के जो प्रजामंडल हैं 1938 के बाद से बाढ़ सी आ जाती है, बहुत सारे 38 में है। और उसके बाद लगभग शुरू के 6 5 6 मान लीजिए, जैसे ये जयपुर वाला था 1931 में, मारवाड़ वाला 34 में हो गया, ये बीकानेर वाला 36 में, मेवाड़ वाला 38 में। तो अब ये मैन में जो कोई 31, ये 34 और 36 और कोई एक दो कोई बूंदी वाला, ये कोई हो गए थे पहले। बाकी 38 के अंदर बहुत सारे होते हैं और इसके बाद बाढ़ सी आ जाती है। तो वो इसी अधिवेशन के कारण एक सपोर्ट मिलता है स्थानीय नेताओं को। तो हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसी के द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हरिपुरा है कहाँ? गुजरात में। और सुभाष चंद्र बोस यहां देखिएगा निर्विरोध चयनित होते हैं। इसके बाद में समस्या आएगी दूसरे में, 1939 के अंदर मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये स्थान है त्रिपुरी, जिसको त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां होता क्या है, गांधी जी अपना जो उम्मीदवार है पटाभी सीतारमैया, ये आप साथ में नोट कर लेना, पटाभी सीतारमैया, इनको अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाते हैं। और सामने जो है वो सुभाष चंद्र बोस होते हैं। तो ये सीतारमैया जो है ये जीत नहीं पाए
और यहां देखिएगा सुभाष चंद्र बोस की जीत में एक व्यक्ति का नाम आता है, एम थावर। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है एम थावर। तो सुभाष चंद्र बोस की जीत का जो श्रेय यहां दिया जाता है वो एम थावर को ही दिया जाता है कि किस तरह से उन्होंने जो सदस्य थे उनको इस चीज के लिए मनाया कि वो सुभाष चंद्र बोस को जो है वो मत दे। मत का मतलब वोट दे। तो पटाभी सीतारामैया की हार हो जाती है। पटाभी सीतारामैया को लगभग 1377 वोट मिले थे यहां पर, और सुभाष चंद्र बोस जो है उनको 1580 मिलते हैं। ये वोट वोट कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ले दे के बात यह है कि पट्टा सीतारामैया जो है वो इसमें पराजित हो जाते हैं। अब उम्मीदवार बनाने वाले थे कौन? गांधी जी। तो गांधी जी को यही लग रहा है कि जो मेरा उम्मीदवार अगर हारा है तो सीधी सी बात है ये किसकी हार है? ये मेरी हार है। और गांधी जी जो है वो इसके बाद बोलते भी हैं कि ये जो पराजय है ये पटाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी निजी हार है। तो थोड़ा सा ये बिंदु का आप ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, तो चूंकि 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो फिर कई बार ये आता है कि इनके बाद में किसको बनाया गया था। तो कई बार कई जगह गलत लिखा जाता है कि पटाभी सीतारामैया थे, ये बने थे या कौन। देखिए इसके बाद में बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ये पॉइंट आप विशेष तौर से ध्यान में नोट करके रखिएगा इसको, कि जब 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया, तो उनके बाद अध्यक्ष कौन बना था? तो राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया है उसकी वो क्या करते हैं? तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इनका बिल्कुल सही डिसीजन था। जब इतना विवाद आपस में हो रहा हो तो वह इस्तीफा देना ही इनका सही था। और वो इनको क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद में देखिएगा मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही फॉरवर्ड ब्लॉक दल जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, इसकी स्थापना की जाती है। कहां पर? उन्नाव में। उन्नाव कहां है? यूपी में। तो अब देखिए जब कांग्रेस के अंदर रहते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक दल का जब ये गठन करेंगे तो निश्चित सी बात है कि जो कांग्रेस के नेता है वो इनसे खुश तो नहीं होंगे। मुख्य जो विरोध करने वाले नेताओं में नाम आता है जैसे एम एन राय है, जयप्रकाश नारायण, ये थे जिन्होंने इस दल का विरोध किया था। और सुभाष चंद्र बोस को 3 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। जो गांधी जी हैं वो भी इनके लिए कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं बिगड़ेल बच्चा। तो इस तरह के जो हैं, या मेरा बच्चा, बिगड़ेल बच्चा, मेरा बच्चा, मतलब ये कहना ये चाह रहे थे कि हम चाहे इसको कितना भी समझा दें, ये करता वही है जो इसको करना है। देखिए कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वो इस तरह की ये नहीं थी कि हम आर पार युद्ध करें अंग्रेजों के साथ। हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। जैसे आज भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी कई पार्टियां हैं। तो आप एक चीज गौर करेंगे तो हर पार्टी का कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी होती है और उसी विचारधारा के अनुसार वो पार्टी कार्य करती है। अब यहां जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो उसकी इस तरह का नहीं है कि वो आर पार की लड़ाई करे कि हम जो पूरी आर्मी बना लें। और सुभाष चंद्र बोस जो है उनके बहुत बार ये दिमाग में थॉट आता था, वो यूरोप भी जाकर के आ गए 5 साल, मैंने आपको बताया 32 से 37, जहां वो हिटलर, मुसोलिनी जैसे नेता हैं, इन जैसे नेताओं से मिलते हैं। आगे भी मिलेंगे, फिर से मिलेंगे वो। तो कहीं ना कहीं इनका ये था कि जैसे इनकी आपस में बनती नहीं थी देशों में, ब्रिटेन की
ब्रिटेन है, और उधर कौन थे, जर्मनी के नेता हिटलर है, मुसोलिनी है, तो इनकी आपस में बनती नहीं थी। तो उन्होंने कहा इस चीज का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए। तो सुभाष चंद्र बोस के माइंड में ये चीजें चलती थी, जबकि कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं थी कि इस तरह से युद्ध वगैरह किया जाए। तो जब ये अलग से ये पार्टी वगैरह बनाते हैं तो काफी लोग इसमें नाराज भी होते हैं। गांधी जी जो है वो इनको बिगड़ेल बच्चा कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। हालांकि उस संदर्भ में कहा था कि मैं कितना भी समझा दूं, ये मेरा प्यारा सा जो बच्चा है, बिगड़ेल बच्चा है, मैं इसको कितना भी समझा दूं ये कुछ भी समझता नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो ये हो गया मई 1939 में बोस द्वारा फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई पार्टी की। और फॉरवर्ड ब्लॉक का जो प्रथम सम्मेलन होता है वो नागपुर में आयोजित होता है। इसके बाद में कोलकाता, अब देखिए अब गतिविधि क्या है यहाँ पे। कोलकाता के होलवेल स्टेचू हटाने के लिए 1940 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिएगा ये होलवेल है कौन सा, ये इसमें हालांकि देखिए इनको जो ये होलवेल वही व्यक्ति है जिसने काल कोठरी की जो घटना है, उस काल कोठरी की घटना का जो रचेता माना जाता है वो यही होलवेल था। आपको याद हो अगर आपने बंगाल के बारे में पढ़ा है तो ये घटना जो है ये लगभग, हालांकि पढ़ा होगा लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हालांकि यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस घटना को देखिए क्या घटना, ये होलवेल है कौन। एक काल कोठरी की घटना के नाम से इतिहास में एक घटना आती है। हालांकि जो बहुत सारे इतिहासकार हैं वो उस घटना को झूठा ही बताते हैं, वो केवल एक झूठी रची गई घटना थी जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। आप जानते हैं कि 1756 का जो समय है उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। तो ऐसा कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को, अंग्रेज बंदियों को, 146 अंग्रेजों को जिसमें आदमी, महिलाएं, बच्चे, ये थे सब अंग्रेज, और एक 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया था 20 जून 1756 की रात को। और उसके बाद 23 जून को जब उस कोठरी को खोला गया तो उसमें केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। और उसमें से जीवित बचने वालों में एक ये कौन था, ये होलवेल भी था। तो हालांकि देखिए जो आधुनिक इतिहासकार हैं उस समय के भी बहुत से लोग हैं, और यहां तक कि खुद सिराजुद्दौला जो है वो ये कहता है कि ये सारी झूठी घटना ये होलवेल सिर्फ बना रहा है ताकि जो अंग्रेज हैं उनका दबाव और बने और अंग्रेजी सेना यहां आए, और इसकी गूंज जो है वो पार्लियामेंट जो ब्रिटेन है वहां तक गूंजे कि देखिए आपके अंग्रेज जो हैं यहाँ उनके साथ में जो अंग्रेज हैं उनके साथ में किस तरह का व्यवहार यहाँ के नवाब कर रहे हैं। और 1757 में फिर आगे कौन सा युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध होगा। तो ये जो होलवेल के द्वारा एक रची गई घटना थी ये एक मन घटत घटना मानी जाती है। यहां तक कि जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने भी ये कह दिया है ये केवल एक झूठी घटना थी, सिर्फ एक ये झूठी घटना रची गई थी, एक षड्यंत्र था। और ये आपके सामने जो है ये है वो हॉलवेल स्मारक, ब्लैक होल स्मारक के तौर पर जो जाना जाता है जिसको। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस तरह की कोई घटना इतिहास में हुई नहीं है, ये झूठी सब कहानी बना के रचा गया था, तो इसको वो हटाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो नहीं हटा पाए, उससे पहले ही जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। फिर क्या है, जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनका स्वास्थ्य फिर वही है, वो लगातार खराब होने लग जाता है। तो और ये स्वयं जो आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, तो इनको इनके खुद के घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया। कहाँ? कोलकाता में। 17 जनवरी 1941, ये डेट जो है ये आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा विशेष तौर से। और ये जो घटना है घर से भागने की, इसको ग्रेट एस्केप के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट एस्केप। तो 17 जनवरी 1941 में
अपने निवास स्थान कोलकाता से वेश बदलकर, ऐसा कहते हैं कि एक जो मुस्लिम पठान जियाउद्दीन खान के नाम से, जियाउद्दीन खान के नाम से जो है ये उस तरह का वेश बनाते हैं अपना। कुछ कहते हैं कि मौलवी का वेश बनाया था, कुछ कहते हैं कि जियाउद्दीन पठान का वेश बनाया था। तो कोई 100% जब चीजें इतनी गुप्त रूप से हो रही है, तो देखिए कुछ चीजों में फैक्ट के अंदर थोड़ा डिफरेंस मिलता है अलग अलग पुस्तकों में। तो जो ज्यादा माना जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी अलग अलग किताबों में आपको कुछ चीजें अलग अलग मिलेगी। मैं मेरी ओर से जो सबसे सही सटीक चीज है वो आपको बता रहा हूँ। तो जियाउद्दीन नाम का जो एक पठान, ये खुद अपना नाम इस तरह से नाम रखते हैं, जियाउद्दीन नाम से एक पठान का वेश धारण करते हैं और कोलकाता से वेश बदलकर पेशावर, काबुल, रूस होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? जर्मनी पहुंच जाते हैं। अब ये देखिए कहाँ भारत में, यहाँ कोलकाता है और कहाँ कोलकाता से ये पहले दिल्ली आएंगे, फिर पाकिस्तान के पेशावर, पेशावर से फिर आगे जो है ये कहाँ चले गए? काबुल, काबुल चले जाते हैं। काबुल जाने के बाद में फिर काबुल चले गए, फिर यहाँ देखिएगा रशिया में मास्को है, फिर वहां से मास्को जाते हैं और मास्को जाने के बाद में फिर मास्को से ये आगे चले जाते हैं जर्मनी। तो कितना भारत से इस तरह से लंबा सफर तय करते हुए ये जर्मनी पहुंच जाते हैं। और फिर आगे और ये जर्मनी से होते हुए जो है यहां से पूरा अफ्रीका महाद्वीप से यूं होते हुए फिर ये आगे कहां चले जाते हैं? जापान, सिंगापुर भी जाएंगे, जापान भी जाते हैं। तो देखिए यहां से कोलकाता से यहाँ भारत से रवाना हुए, उसके बाद ये आगे पेशावर, काबुल की तरफ चलते हुए इधर यहाँ मास्को चले जाते हैं। मास्को कहाँ है? रूस में। और यहाँ से फिर आगे जर्मनी, और जर्मनी के बाद में फिर चूंकि ये जो मदद का इन्होंने सोचा था, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार है वो शुरू हो चुका था, दूसरा विश्व युद्ध, और उसमें जो धुरी राष्ट्र थे, कौन कौन थे धुरी राष्ट्रों में? जर्मनी था, जर्मनी के अलावा इटली, जर्मनी और जापान, और दूसरी तरफ जो है वो मित्र राष्ट्र थे, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने इस मौके को भुनाने का प्रयास किया था कि मैं हिटलर, मुसोलिनी जैसे नेता जो हैं वो इनके सपोर्ट से इन ब्रिटेन वालों को जो है इनको यहां से भगाऊं भारत से, ये इनको ये कहूं कि आप भारत से इनको भगा दो अंग्रेजों को, ये अपने आप ही मर जाएंगे ये। तो भारत के जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके और अंग्रेज जो हैं वो ये युद्ध कर पा रहे हैं। हालांकि उनको वो आश्वासन नहीं मिलता है, और महात्मा गांधी जी जो हैं वो भी इस चीज के समर्थन में नहीं थे। गांधी जी ने भी इस चीज में बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस का सहयोग नहीं किया था। उसका रीजन ये था, गांधी जी का देखिए ये मानना था कि अगर इनका सहयोग हम लेंगे, हिटलर, मुसोलिनी जैसे नेताओं का, तो एक बार मान लीजिए इनका सहयोग लिया और अंग्रेजों को यहां से भगा दिया, अंग्रेज मतलब ब्रिटेन, तो फिर अगर हिटलर, मुसोलिनी जैसों का फिर ये यहां शासन अगर ये आ गए यहां पे कि हमने अंग्रेजों को भगाया है तो अब हम यहां अपना शासन करेंगे, अगर इस तरह की सोच के साथ में आ गए तो फिर इनका शासन तो अंग्रेजों से भी कहीं अधिक खतरनाक साबित होगा। और हिटलर जो है उसका मूड बहुत तेज जो है वो स्विंग करता था, यानी बहुत जल्दी जो है उसका मूड बदलता था। एक सेकंड में वो सपोर्ट में आ रहा है तो दूसरे सेकंड में वो विरोध में भी जा सकता था। तो थोड़ा एक ये भी रीजन थे, तो इनको जर्मनी में हिटलर से जिस आश्वासन को लेकर के पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस, वो सहयोग इनको नहीं मिलता है। तो फिर ये जो है आगे फिर यहां से चले जाते हैं जापान की तरफ। हाँ, जापान में इनका खूब स्वागत हुआ था, सत्कार हुआ था, और जापानी जो हैं वो लास्ट तक इनके सहयोगी बने रहे। वो तो बाद में जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को
ये अमेरिका के द्वारा 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका गया जापान में, और जापान के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। जापान के आत्मसमर्पण करते ही फिर तो सुभाष चंद्र बोस की जो सारी फोर्स, जो पूरा सहयोग ही किससे आ रहा था, जापान से आ रहा था। तो वो जो मैन, जो रीढ़ की हड्डी है, जब उसी को ही खत्म कर दिया, जब जापान ने ही आत्मसमर्पण कर दिया, तो फिर सारी चीजें अपने आप ही समाप्त हो गई। तो इस तरह से ये एक घटनाक्रम है। तो अब हम आगे इसको जो है वो नोट से देखते हैं। तो उसके बाद है, काबुल से जर्मनी पहुंचने हेतु बोस द्वारा ओरलैंडो मेसोटा नाम का जो है वो उपयोग किया गया था। तो ये दरअसल काबुल के अंदर जो इटली दूतावास था, दूतावास जैसे हर देश के अंदर दूतावास होते हैं, भारत के अंदर सब कंट्री के दूतावास बने हुए हैं, दूसरे देशों में भी होते हैं। तो काबुल के अंदर जो इटली दूतावास था, वहां जो है ये इस तरह का भेष बनाते हैं, इस नाम से, ओरलैंडो मेसोटा के नाम से। एक जाली जो है वो क्या बनाया जाता है, पासपोर्ट बनाया जाता है, और वहां से वो मास्को जाते हैं, और मास्को से फिर आगे जो है वो जर्मनी चले जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस धुरी राष्ट्रों की सहायता से जर्मनी, जापान, इटली, ये धुरी राष्ट्र में है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से आ जाएंगे सामने, ब्रिटेन, अमेरिका जैसी कंट्री। तो इनकी सहायता से ये इंग्लैंड को पराजित करना चाहते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू तो हो ही चुका था। तो सुभाष चंद्र इस मौके को बुलाना चाहते थे कि ये जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश वैसे भी ब्रिटेन के विरोधी हैं, तो अगर मैं इनको इस तरफ, इनकी जो शक्ति है उसको कर दूं कन्वर्ट, कि आप भारत के अंदर जो ब्रिटेन है उसको पराजित कीजिए वहां सेना का, सैनिक सहायता से। तो ये प्रयास करना चाह रहे थे। बर्लिन जो है जर्मनी, वो हिटलर इनका स्वागत करता है, लेकिन ये भेंट जो है ये ज्यादा सफल नहीं होती। हालांकि मुलाकात होती है, लेकिन हिटलर जो है उसने कोई रुचि इस चीज में नहीं दिखाई। तो फिर सुभाष चंद्र बोस इस चीज को समझ गए कि जब हिटलर ये रुचि नहीं दिखा रहा है, तो फिर यहाँ कोई इससे सहयोग की तो आशा जो है वो नहीं हो सकती। और हालांकि यहाँ कुछ समय तक जो है वो सुभाष चंद्र बोस हैं वो रहते हैं। यही बोस को जो वहाँ के स्थानीय नेता, जो लोग थे भारत के रहने वाले, जो वहां रहते थे जर्मनी में, बर्लिन में, तो उनके द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को, और यही इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। इसके बाद में देखिएगा, 13 मार्च 1942 को बर्लिन रेडियो से भारतीयों के लिए संदेश प्रसारित किया जाता है। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब देखिएगा, यहां मैं आपको बता चुका हूं कि हिटलर से जो इन्होंने सोचा था उस तरह की मुलाकात का कोई फायदा नहीं हुआ। भेंट जो है इनकी हिटलर से, हालांकि ठीक है वो स्वागत सत्कार एक अलग चीज है, लेकिन हिटलर ने कोई इस चीज में रुचि नहीं दिखाई, तो जो भेंट है वो असफल हो जाती है। और इसके बाद में 9 फरवरी 1943 को, देखिएगा 13 मार्च 1942 से 9 फरवरी 1943 का समय आ चुका है। और अब यहां से जर्मन जो नाव थी, ये कील बंदरगाह से, हालांकि ये चीजें कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ये इस तरह के फैक्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा घटनाक्रम को जानने के लिए, कि 9 फरवरी 1943 को कील बंदरगाह से जो जर्मन नाव है, नाम रखो तो ध्यान रखो तो अच्छी बात है, U-180, तो उससे ये रवाना होते हैं जापान के लिए। तो ये यहां जर्मनी है। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ कील बंदरगाह से U-180 जो जर्मन नाव है उससे रवाना होते हैं, और इनके साथ आबिद हुसैन भी था। नाम ध्यान में रखिए तो रख लीजिएगा, आबिद हुसैन। इसके साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए यहाँ, ये जो स्थान है, यहां से ये चक्कर लगाते हुए यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं मेडागास्कर,
तो यहां से जो है ये अपनी बोट दूसरी करते हैं, और जापानी नाव, क्योंकि जर्मन वाली थी वो यहां तक आ गई, अब यहां से जो जापानी नाव है वो आएगी। और जापानी नाव जो थी उसको I-29, जिसको कहते थे मित्सु, उस बोट का नाम था। और तो यहां भी चूंकि उस जापानी बोट का नाम मित्सु था, तो सुभाष चंद्र बोस को भी एक इसी तरह का नाम दिया गया था, मित्सु। लास्ट में मित्सु के नाम के आगे दय लगा दो, मित्सुद। तो इस अंतराल में जब वो सफर करते हैं तो मित्सुद नाम से, कि भाई मित्सु नाम का यात्री है, वो थे कौन? सुभाष चंद्र बोस ही। ये जापानी नाव से यहां से जाएंगे, और इसके बाद देखिएगा 2 जुलाई 1943 को ये टोक्यो से कहाँ पहुंचते हैं? सिंगापुर। और उसमें देखिए सिंगापुर पर भी जो है वो जापान का अधिकार हो चुका था। ये 1942 में सिंगापुर युद्ध होता है जापान के और ब्रिटेन के बीच में, और उसमें जापान जो है वो जीत जाता है और सिंगापुर पर अधिकार कर लेता है। तो ये टोक्यो से सिंगापुर पहुंचते हैं, और 4 जुलाई को जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको रास बिहारी बोस के द्वारा IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो है वो हेड बना दिया जाता है। और यहाँ बोस के द्वारा, कौन से बोस? अब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और यहीं वो नारे देते हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, INA, इसका पुनर्गठन किया जाता है। और जैसे कई इसके हेड ऑफिस ये बनाते हैं, जैसे रंगून है, सिंगापुर है। और इसी इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसकी कई रेजिमेंट इनके द्वारा बनाई गई थी, जैसे सुभाष ब्रिगेड, झांसी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। तो ये आजाद ब्रिगेड में यहाँ कौन से आजाद के नाम से? मौलाना आजाद तो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके नाम से। सुभाष ब्रिगेड ये अपने ही नाम से बनाई। और जैसे झांसी ब्रिगेड है तो उसकी हेड बनाया था लक्ष्मी स्वामीनाथन को, लक्ष्मी सहगल भी कहते हैं, लक्ष्मी स्वामीनाथन भी कहते हैं, ये महिला ब्रिगेड थी। और बाकी जैसे ये और जो है ब्रिगेड बनाई गई। अब महत्वपूर्ण बिंदु है 21 अक्टूबर 1943 को, यह डेट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, सिंगापुर के अंदर ही आजाद हिंद फौज, जो ये इंडियन नेशनल आर्मी है, इसकी अस्थायी आजाद हिंद की, मतलब यहां इन्होंने आजाद हिंद फौज क्या, सॉरी, आजाद हिंद से मतलब कि जैसे भारत अब आजाद है, और इस तरह से करके इन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं यहां। मतलब ब्रिटेन में सरकार अलग चल रही है ब्रिटेन वालों की, यहां ये अपनी एक अलग ही सरकार बना लेते हैं, अस्थायी सरकार। तो इसे मान्यता देने वालों में जापान ने सबसे पहले मान्यता दी इस सरकार को। इसके अलावा और 8 कंट्री और हैं, बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, नानकिंग, मंचुको, इटली, थाईलैंड और फिलीपींस के द्वारा मान्यता दे दी गई। तो आपको इन सभी 9 कंट्रीज के नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं। जापान, क्रोएशिया, ये जर्मनी और इटली, बर्मा, नानकिन, मंचुको, थाईलैंड और फिलीपींस। तो ये 9 कंट्री के नाम आप ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए जब ये सरकार बनी तो आजाद हिंद की सरकार बनाई कि साहब अब आजाद है हिंदुस्तान। तो वो जो सरकार बनती है उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनापति, ये तीनों पद जो पद होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपने पास में रखे गए थे। महिला मंत्रालय है तो वो जो लक्ष्मी स्वामीनाथन है उनको दे दिया गया। वित्त मंत्रालय वो सौंपा गया AC चटर्जी, उनको दे दिया गया। तो इस तरह से एक पूरी सरकार बना ली इन्होंने, अस्थायी सरकार। अक्टूबर 1943 में अंडमान और निकोबार द्वीपों को जीतकर भारत में मिला लिया। तो उस समय
आप देख लीजिए कि अंडमान निकोबार में तो अधिकार तो किसका था, इनका ही था, ब्रिटेन वालों का। तो जापानी सेना और जो इनकी सेना का सहायता से ये वहां आक्रमण करते हैं और अंडमान और निकोबार को जीत करके और भारत में मिला लेते हैं। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज्य द्वीप जो है इनके द्वारा नाम दिया गया था। उसके बाद देखिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये अंडमान को जब इन्होंने जीत लिया, तो अब इनका था कि हम ये रंगून म्यांमार का जो इस तरफ का रास्ता है, इस तरफ से होते हुए भारत में हम प्रवेश करेंगे। तो पूरी आर्मी के साथ में ये इस तरफ से जो है वो प्रवेश करते हैं म्यांमार की तरफ से। मार्च 1944 में, क्योंकि देखिए इस समय ये जान रहे थे कि ब्रिटेन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझा हुआ है। ब्रिटेन का सारा ध्यान जो है वो किस तरफ है, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है उस तरफ है। तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो मार्च 1944 में जो इनकी सेना है वो कोहिमा, जो नागालैंड की राजधानी है आज, उस पर अधिकार कर लेते हैं। इम्फाल पर जो है ये अधिकार नहीं कर पाए। और चूंकि आप थोड़ा सा देखिए बारिश वगैरह का मौसम बहुत जबरदस्त हो जाता है उस तरफ, और फिर जो इनका नेटवर्क था जापानी सेना से वो भी उतना जो है वो नहीं रहा, वो नेटवर्क जो है वो टूट जाता है। 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर संबोधन करते हुए गांधी जी को ये राष्ट्रपिता कहते हैं और साथ ही ये कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। लेकिन गांधी जी जो हैं वो उन्होंने अपने आप को अलग ही रखा, क्योंकि जब इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध की घोषणा कर दी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो उस समय गांधी जी ने भी ये अमेरिका ब्रिटेन को एक यही संदेशा दिया था कि ये सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तिगत मत है, वो जो कर रहे हैं वो उनका सब कुछ व्यक्तिगत है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी को ये लग रहा था कि ये जिस तरह से डायरेक्ट युद्ध की घोषणा की है इन्होंने, तो कहीं जो अमेरिका है वो भारत पर ही आक्रमण ना कर दे। तो वो इस रूप में उन्होंने अलग किया गांधी जी ने कि ये सुभाष चंद्र बोस जो भी कर रहे हैं वो उसके लिए वो ही जिम्मेदार हैं, हमारा उनसे जो है इस चीज में कोई लेना देना नहीं है। 14 अगस्त 1944 को जापान जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है और आत्मसमर्पण करने के साथ ही जो है वो फिर सब समाप्त सा ही हो जाता है। 1945 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाते हैं, यहां से फार्मोसा द्वीप जाते हैं और जापान के लिए हवाई यात्रा शुरू करते हैं। और 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से यह माना जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हालांकि जांच के लिए बाद में आयोग भी बैठाए गए, जैसे इंदिरा गांधी जी के समय जीडी खोसला आयोग बिठाया गया था 1970 से 74 के दौरान। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय मुखर्जी आयोग बिठाया गया था 1999 में, कि सुभाष चंद्र बोस की वास्तव में मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। तो उस पर आज भी विवाद है कि इनकी मृत्यु उस समय नहीं हुई थी या बाद में, जैसे भारत के अंदर ही एक महात्मा के रूप में कि कोई एक बाबा रहते थे और उन पर अंदेशा लगाया जाता था कि ये सुभाष चंद्र बोस ही थे। काफी चीजें मिलती जुलती थी उनकी सुभाष चंद्र बोस से। कई कहते हैं कि 1945 में, अब जैसे ताइवान जो है वो कह रहा है कि उस दिन कोई इस तरह का जो विमान है, कहीं कोई इस तरह की दुर्घटना हुई नहीं थी, वो अलग मत आता है उनका। तो आज भी विवाद है इस चीज पे। कई लोग कहते हैं कि जब उस समय अगर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई होगी तो फिर वो सामने क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत तो आजाद तो 1947 में होगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में फिर ब्रिटेन, वो तो डायरेक्ट इन्होंने सामना किया था, से अपनी जो सेना है आर्मी उतार दी थी। तो ब्रिटेन इनके पीछे पड़ा हुआ था हाथ धो के इनको गिरफ्तार करने के लिए। तो इसलिए जो भी घटनाक्रम हो ये उस समय सामने नहीं आते हैं और बाद में फिर ये कभी सामने नहीं आए, अगर जीवित भी रहे होंगे तो कभी भी सामने नहीं आए। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस की जो है 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो जाती है विमान दुर्घटना में, और यही जो है वो एक मान लिया जाता है।
तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और अब जो आगे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।